भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, दिल को शांति देने वाला, हमारे जीवन के बारे में नए नए टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल की जानकारी देने वाला, जीवन का कैसे विकास करें उसके सूत्र देने वाला, और हम धर्म और दर्शन में कैसे आगे बढ़ें, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति के क्या मूल्य है, और किस तरीके से भारत अन्य देशों से विभिन्न है, भिन्न है, और किस तरीके से हमारा देश धर्म गुरु बना, इन सब बातों की जानकारी देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं, और हर विषय कुछ न कुछ जीवन निर्माण की दिशा देता है, कुछ न कुछ नया देता है, कुछ न कुछ बनने की बात बताता है। तो इसी क्रम में आज हमारे देश की आजादी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता प्राप्ति और फलितार्थ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है, और ये भगवान ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। इसको आर्यखंड कहा जाता है, इसको आर्य देश कहा जाता है, क्योंकि हम आर्यों की संतान हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई की बात करूं, मैं आपको बहुत बहुत प्राचीन में ले जाता हूं, तो हमारी भारतीय संस्कृति के जो अवशेष वहां मिले हैं, वहां पर धर्म की बात कही गई है, वहां मंदिर है, वहां ध्यान किए जाते हैं, वहां भगवान की मूर्तियां हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत आर्य देश क्यों है, क्योंकि इसमें प्रारंभ से ही जो है हमने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और अध्यात्म, इन सब की बातों पे विवेचन किया है। और दूसरा, अनार्य देश होते हैं, उन अनार्य देशों के अंदर इस तरीके की आत्मा की बात, पुनर्जन्म की बात, धर्म की बात, अध्यात्म की बात नहीं की जाती, इतनी गहराई से नहीं की जाती है। इसलिए भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवता बोले जाते हैं। आप बताइए कि 33 करोड़ देवी देवता किसी देश में है क्या? सारे देवी देवता यहां पर क्यों आ गए? और यहां पर भारत की आर्य भूमि, जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, बुद्ध ने जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया, शंकराचार्य ने जन्म लिया, और किन किन के नाम बताऊं, एक बहुत लंबी लिस्ट है। बड़े बड़ी जो है पुण्य आत्माएं हैं, बड़ी बड़ी आत्माएं हैं, जिन्होंने यहां जन्म लेकर के धर्म का प्रचार किया और मानवता को बहुत बड़ा संदेश दिया। यह इस आर्य देश की विशेषता है। हमारा देश आर्य देश होने के कारण, और हमारे देश का जो है बहुत बड़ा विकास होने के कारण, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसको धर्म गुरु देश कहा जाता है। सोने की चिड़िया होने के कारण कुछ विदेशी ताकतें जो है, विदेशी शक्तियां हमारे देश के अंदर जो है व्यापार करने की दृष्टि से आई। तो हम देखें, प्रारंभ से शक आए, हूण आए, उसके बाद के अंदर खिलजी आए, उसके बाद के अंदर जो है हमारे मोमेडन्स लोग आए, उसके बाद डच आए, और पुर्तगाली आए, और अंग्रेज लोग आए। इस तरीके से भारतवर्ष जो है कई शताब्दियों तक गुलाम रहा, क्योंकि इन जातियों ने यहां पर आर्थिक दृष्टि से एंट्री ली, लेकिन धीरे धीरे हमारी कुछ कमियां थी, हमारी कुछ रियासतों के अंदर आपसी फूट होने के कारण जो है वो यहाँ के शासक बन गए। और 1757 का प्लासी का युद्ध, उसके अंदर ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बीज का वपन हो गया, जब सिकंदर महान को प्लासी के युद्ध के अंदर हराया गया। और तभी से हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय के लोगों के अंदर एक जोश खड़ा हुआ कि अब हम लंबे समय से गुलाम नहीं रहे, क्योंकि वो लंबे समय की गुलामी से भारत के लोग त्रस्त हो गए थे। तो वास्तव में 1757 प्लासी के युद्ध के अंदर जो है स्वतंत्रता प्राप्ति का हमारा मानस बन गया था। उसके बाद 1857 के अंदर भयंकर क्रांति हुई। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बड़े बड़े जो योद्धाओं ने जो है यह जो है दिखा दिया उनको अंग्रेज लोगों को कि हमारी उनका ताकत का जो है
उन्होंने अपना एक नुमाइश बताई, अपने ताकत का जो एक डेमो दिया, और उससे जो उन लोगों को ये मालूम हुआ कि इस देश के लोग बड़े योद्धा है। 1857 के गदर के बाद में निरंतर जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के जो है वो हमारे उद्देश्य बनते गए, और प्राप्ति करने की हमारे में इच्छा शक्ति जागृत होती गई। और उसके बाद के अंदर महात्मा गांधी आए, और जो है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, और भी कई बड़े बड़े लोगों ने जो है वो सारी प्लानिंग की कि अब तो हमें देश को आज़ाद कराना है, और देश को आज़ाद करा के हमें अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, हमें अपनी सोच को स्वतंत्र रखना, अपना खुद का विकास करना है स्वतंत्र रूप से रह करके, और हम गुलाम नहीं रह सकते। गुलामी की जो हमारी मानसिकता थी हमें खाए जा रही थी। इसी कारण से जो है वो 15 अगस्त 1947 को बड़े बलिदानों के बाद, बड़े लंबे संघर्ष के बाद में देश को आज़ादी प्राप्त हुई। तो आज का मेरा विषय है स्वतंत्रता प्राप्ति और फलितार्थ। हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन उस आज़ादी को प्राप्त करने का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि हम कई शताब्दियों तक गुलाम रहे। एक गुलाम व्यक्ति होता है, उसका खुद का कुछ नहीं होता है, उसका तन नहीं होता, उसका मन नहीं होता, उसका विचार नहीं होता। वह तो मात्र एक पशुवत है। जिस तरीके से पशु जो है किसी की सेवा करता है, जिस रूप के अंदर मालिक पशु को काम लेता है, दास को काम लेता है, उसी तरीके से हमको काम लिया गया, और हमको इंडियन डॉग्स कहा गया, और हमको ऐसी शिक्षा दी कि ये छोटे रूप में क्लर्क बन के रह जाएं, कहीं बड़े पद पे नहीं आ जावे। तो जो इस तरीके से हमारी जो शिक्षा को जो है वो इस तरीके से कर दिया कि हमें मात्र क्लर्क तक रखा गया। तो इस तरीके से अब आप देखिए कि हिंदुस्तान को आज़ादी प्राप्त हो गई। फलितार्थ हमारा ये था कि हमें हमारी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और हमें अपना जीवन अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें मानसिक आज़ादी होनी चाहिए, हमारे विचारों में आज़ादी होनी चाहिए। फलितार्थ था। इसके लिए संविधान बना। हिंदुस्तान का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर और एक बड़ी जो है वो बड़ी जो कहना चाहिए कार्यकारिणी ने मिलकर के इसको दिया, और उसके अंदर जो हमने हमारी जो दास्ता की मूल व्यथा थी उसको तोड़ने के लिए सिद्धांत बनाए गए कि भारत का हर नागरिक जो है उसको स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है उसको, और उसको जो हमारी बेसिक फंडामेंटल आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसको जो भी यहाँ हमारे देश की सरकार बने वह उसको मुहैया कराए। और देश की सरकार ऐसी होनी चाहिए कि देश का प्रतिनिधित्व करने होने वाली चाहिए। देश की सरकार है वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से बन के होने चाहिए। हमने लोकतंत्र को अडॉप्ट किया। लोकतंत्र आज पूरे विश्व के अंदर प्रिय है, और सभी लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, और वास्तव में किसी राज्य और किसी देश को स्वतंत्रतापूर्वक जीने के लिए और जो चैन की सांस लेने के लिए, सर्वोदय के लिए, सबके निर्माण के लिए, सबका उदय हो, उसके लिए लोकतंत्र एक वास्तव में एक आदर्श प्रणाली है। वो प्रणाली हमने 1947 से अपना ली थी। इसी और आज हमारा भारतवर्ष का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और बड़ा जो सफलता के साथ के अंदर वो चल रहा है कि लोकतंत्र के अंदर हर 5 साल के बाद के अंदर जब चुनाव होते हैं, चाहे एमएलए के हो चाहे एमपी के हो, तो वो जो भी पार्टी आती है चुन करके वो अपना कार्य करती है, और नई पार्टी को यथावत स्थान मिल जाता है। यानी लोकतंत्र के अंदर देश की रक्षा के लिए, देश के जो है वो हमारे सिद्धांत है, हमारी जो मूलभूत जो है हमारी सिद्धांतिक प्रवृत्ति है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये इसका फलितार्थ था। लेकिन देश को आज़ादी प्राप्त हुई, और हमने उस फलितार्थ के मिशन के साथ में अच्छा संविधान बनाया, और हमने लोकतंत्र को स्थापित किया, और लोकतंत्र के माध्यम से आज हम 70-72 साल से जो है लगातार चल रहे हैं। लेकिन जो हमारी भावना थी स्वतंत्रता प्राप्ति की, जो फलितार्थ था हमारा, वो आज पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी हमारी संकीर्णताएं उसके अंदर आ गई है, कुछ हमारे स्वार्थ के तत्व उसके अंदर आ गए हैं कि जो आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली, और कितने बलिदानों के बाद के अंदर मिली, और कितनों के घर बर्बाद हुए, और कितने की माँ की
कोख उजड़ गई और कितनी जो है वो हमारी बेटियां विधवा हो गई, तब जाकर कितना खून खराबा हुआ, कितना कत्ले आम हुआ। और इसका मूल्य जो है आज़ादी का अमूल्य मूल्य है। जिन शहीदों के जो है बलिदान से ये आज़ादी मिली है, उसका हम जो है मूल्य आंकें तो ये अमूल्य है। तो इतनी प्राप्ति के बाद भी दिया, लेकिन जिस दृष्टि से और जिस फलितार्थ से जो हमने इसको प्राप्त किया कि हमारा देश नैतिकता के आधार पर चलेगा और इसके अंदर कोई भाई भतीजावाद और कोई पक्षपात नहीं होगा और हरेक का जो है विकास करने का चांस मिलेगा। कहने को तो हमने लोकतंत्र स्थापित करा दिया, लेकिन बुराइयां शामिल हो गई। हमारी राजनीति के अंदर कुछ इस तरीके की बुराइयां आ गई कि राजनीति को जो सेवा का फील्ड माना गया था, उसको जो है वो लोगों ने आजीविका का फील्ड मान लिया। भाई भतीजावाद जुड़ गया, पक्षपात जुड़ गया, इसके अंदर भ्रष्टाचार आ गया और बहुत सी जो है बीमारियां इसके अंदर जन्म ले ली। बहुत सी पार्टियां हो गई और हर पार्टी जो है अपने अपने सिद्धांत से चलती है। उनका तालमेल होना भी बड़ी डिफिकल्ट बात है। कोई भी अच्छा लोकतंत्र चलाने के लिए दो पार्टी होनी चाहिए, एक तो पक्ष और प्रतिपक्ष, और प्रतिपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, यानी 55-45 का रेशियो होता है। तो जो राज करने वाली जो पार्टी होती है उसको अपना किसी भी तरह का जो है तानाशाही करने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि उसको हर बात पे चेक किया जाता है। ये प्रजातंत्र का अच्छा गुण है, लेकिन वो गुण हम न ले पाए और हमारे यहाँ इतनी इतनी पार्टियां खड़ी हो गई। इसके पीछे कारण ये था, देश हित जो है वह गौण हो गया और पार्टी हित मुख्य हो गया, व्यक्ति हित मुख्य हो गया। तो जो कमियां आई है उस कमियों को हमें दूर करना है। आज की हमारी जो जनता है, भारत के लोग हैं, उनके अंदर काफी शिक्षा का विकास हुआ है और लोग समझने लगे हैं कि जो हम चुन करके भेजे लोग वो हमारा भला करने वाले हो, हमारी डेवलपमेंट की और सोचने वाले हो। तो उस बारे के अंदर सोचा जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ सोचने की गुंजाइश है। तो हमारा जो सिस्टम है, जो मतदान का सिस्टम है, एक एक व्यक्ति के मतदान से जो है हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, सब चुने जाते हैं, यानी वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो हमें उस फलितार्थ को पुनः स्थापित करने के लिए जो हमारे मूल्य गिर गए हैं, हमारे ये जो कुरीतियां आ गई है, जो बुराइयां आ गई है, उन बुराइयों को ठीक करने के लिए हमें मतदाता को जो है बहुत ही सुदृढ़ करना होगा। मतदाता की सोच जो है उसकी जागरूकता को पैदा करना होगा कि आपका अव्वल तो आपका जो मत है वही सरकार बनाता है और वही देश का निर्माण करता है। तो उसकी आप जो है वैल्यू को समझें। इसीलिए हरेक को मतदान करना चाहिए और मतदान करने से पूर्व जो कैंडिडेट जो है उसकी योग्यता को समझना चाहिए कि छाप छवि वाला हो और जनता की बात को संवेदनशीलता से रखने वाला हो, जनता के बीच में रहने वाला हो, जनता का व्यक्ति हो, जनता का भला करने वाला हो और जनता के डेवलपमेंट की बात सोचता हो। ऐसे व्यक्ति को हमें आगे लाना चाहिए, जो सेवा भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। वो कहीं पर भी जाए उसके मन के अंदर जनता रहनी चाहिए। तो आज मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूं आपको कि वर्तमान सौभाग्य से उस परिवर्तन के कारण, उस बुराई को कुछ कम करने के कारण आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में मिले हैं, जिनमें ये काफी ललक है कि वो जनता को चाहते हैं, देश का हित की बात करते हैं और 24 घंटे उनके मन के अंदर देश की बात होती है। देश हित उनके अंदर सर्वोप्रिय है। जो भी निर्णय लेते हैं वो 125 करोड़ की जनता के भले के लिए निर्णय लेते हैं और उनकी संगठन शक्ति भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो कार्य करते हैं, उनके पास में विजन है और वो टीम ऐसी सेलेक्ट करते हैं जो साफ छवि वाली हो और जहां कहीं भी भ्रष्टाचार वगैरह की बात होती हो तो तुरंत वो एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इनकी स्वयं की छवि जो है बहुत साफ है और ये स्वयं योगी पुरुष है। ये भारतीय संस्कृति को जानते हैं और हमारी संस्कृति की जो वैल्यूज है उसको जीते हैं। इसी कारण से हमारी जो आर्यखंड की विशेषता है उसको जानते हैं और उसको जिंदा रखने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं निष्कर्ष के रूप के अंदर ये कहना चाहूंगा
कि हमारे देश की जो आज़ादी है बड़ी कठिनाई से मिली है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा लोकतंत्र स्थापित हो गया है। हमारा संविधान एक आदर्श संविधान है। विश्व के देश जो है वो इस संविधान की आदर्शता के आधार पर अपने संविधान बनाते हैं और पूरे विश्व की जनसंख्या के 20% हम हैं, यानी हर विश्व का हर 5वां सदस्य हिंदुस्तानी है। तो हमारे पक्ष के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि हमारी पृष्ठभूमि है वो आर्यखंड की भूमि है। हम धर्म में विश्वास करते हैं, हम भाईचारे में विश्वास करते हैं, हम प्रेम में विश्वास करते हैं और हम सौहार्द में विश्वास करते हैं। हम किसी को गिराना नहीं चाहते हैं, हर एक को उठाना चाहते हैं। हमारे मन के अंदर कटुता की भावना नहीं है, हमारे मन में मैत्री की भावना है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारे धार्मिक ग्रंथ और हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो हमें प्रेरणा दी, हमारी आदर्श गुरुकुल की व्यवस्था, हमारी वर्ण व्यवस्था और हमारे 5 आश्रम की व्यवस्था और पुरुषार्थ चतुष्टय वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे ऐसे हमारे पास के अंदर कॉन्सेप्ट्स है, ऐसी ऐसी है कि उनको हम एक एक को जिए तो हमारा, एक एक को देखें पढ़ें जिए तो हमारी छाती फूल जाती है कि हमने वास्तव के अंदर भाग्यशाली हैं कि ऐसे आर्य देश में जन्म लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई और बहनों कि जो आज़ादी बड़ी कठिनाई से प्राप्त की है और वो आज़ादी आज भी हमारे बरकरार, लेकिन उसमें जो बुराइयां आ गई है, उसमें जो कमी आ गई है, उस कमियों को हमें दूर करना है, क्योंकि हमें हर व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति देश का जो नागरिक है और वो हर व्यक्ति जो है इस देश को बनाने वाला है। हर एक को विकास करने के चांस मिलने चाहिए। हमारे बीच में ईमानदारी आनी चाहिए, हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और सबसे बड़ी बात जो हमारी फाउंडेशन परोपकार की बात है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें अपने स्वयं का अच्छा जीवन जीने के साथ साथ में कुछ समय हमें समाज के लिए लगाना चाहिए, जिसको परोपकार कहते हैं, जिसको सेवा कहते हैं। क्योंकि हमारा जो सारा जो पूरा जो बना हुआ है कार्यक्रम हमारा ऋषि मुनियों का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का, वो सेवा से ओतप्रोत है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, और हमारी संस्कृति के अंदर ऐसा बताया गया है, उसी व्यक्ति को याद किया जाता है। वो व्यक्ति अमर होता है जो कुछ समाज को दे के जाता है, लोगों की भलाई करने को जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी चले गए लेकिन पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसा नेता था जो हरेक का विकास करना चाहता था, सबको साथ लेकर के चलता था। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसके अंदर का कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं। राजनीति में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने देश हित को सर्वोपरि रखा। वो ऐसा व्यक्तित्व था कि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ जो विरोधी पार्टियां उनके घर जाकर के उनसे जो याचना करता था, देश हित के लिए मैं ये एक्शन लेना चाहता हूं, आपका मुझे सहयोग चाहिए, और सहयोग मिलता था, क्योंकि उनके मन के अंदर कोई पार्टी हित की बात नहीं थी, व्यक्ति हित की बात नहीं थी, अपना अहंकार की बात नहीं थी। देश हित सर्वप्रिय था, और जहां पर देश हित सर्वप्रिय होता है वह विकास होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड इतना सुंदर है कि ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला है, हमारी छाती फुलाने वाला है कि हम विश्व के अंदर महान हैं। मेरा देश पूरे विश्व के अंदर महान है, ये आर्यखंड है। और हमारे शास्त्रों में जगह जगह लिखा गया है कि आर्यखंड के अंदर जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात होती है, बड़े पुण्य की बात होती है। और वही व्यक्ति जो पुण्यशाली जीव होता है उस आर्यखंड में जन्म लेता है। तो हमारे देश का विकास हो, जिस भी पद पर हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय अपने देश के लिए, भाइयों के विकास के लिए, परोपकार के लिए लगाना चाहिए। और हमें हमारा पुराना जो इतिहास है, हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है, उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि हमारी संस्कृति के अंदर मानवीय मूल्य, राजनीतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और स्पिरिचुअल वैल्यूज और शैक्षणिक मूल्य कितने महान मूल्य है। उन मूल्यों के लिए जो लोगों ने कितना बड़ा बलिदान दिया, कितना बड़ा कार्य किया है। तो आज का विषय ये बताता है
कि हमें उसकी जानकारी करनी चाहिए और जानकारी करने के बाद जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारा जीवन, मेरा अपना स्वयं का अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन जीने के साथ साथ में मैं कुछ समय, क्योंकि ईश्वर ने 24 घंटे हर व्यक्ति को दिए हैं और 24 घंटे में वो 1 घंटा 2 घंटा जो है अपना व्यक्तिगत, अपना पारिवारिक कार्य करने के बाद में परोपकार, लोगों की सेवा के लिए समय निकाल सकता है। और जब व्यक्ति सेवा माइंडेड हो जाता है, जब सेवा का रस उसको लग जाता है, सेवा का स्वाद आ जाता है, परोपकार का स्वाद आ जाता है, तो वो स्वाद सभी स्वादों से भिन्न हो जाता है। हम कितने ही लाखों रुपए इकट्ठे कर लें, कितना ही अपना बैंक बैलेंस बना लें, कितनी अटालिकाएं बना दें, कितना ही हमारी धन संपत्ति इकट्ठी कर दें, लेकिन हम किसी अपने भाई को जो कि अभावग्रस्त है उसको थोड़ा सा सहयोग करते हैं, छोटे रूप में सहयोग करते हैं, जो खुशी हमें मिलती है वह खुशी इतनी बड़ी अटालिकाएं बनाने में नहीं मिलती, क्योंकि ये अटालिकाएं धन संपत्ति है, इसका मालिक परिवार होगा, उसके मालिक बच्चे होंगे, वो आपस में लड़ेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने कम दिया, ज्यादा दिया, और धन संपत्ति के लिए लड़ाई होगी। लेकिन जो संपत्ति हमने समाज को दे दी, देश को दे दी, तो वो संपत्ति हमारी सार्थक हो जाती है। आप देखिए जो इनकम टैक्स पेयर होते हैं वो लोग कितना बड़ी सेवा करते हैं कि वो अपने इनकम में से अर्जन करके पैसा देश के निर्माण के लिए लगाते हैं, और सारा वो पैसा जो है हमारी आज इतनी बड़ी बड़ी योजना, अरबों खरबों रुपए जो लगते हैं और इतनी सुविधाएं हमको मिल रही है। क्या सुविधाएं हम अकेला व्यक्ति जुटा सकता है? अपने अर्थ के आधार पर, अपने धन के आधार पर नहीं जुटा सकता। तो ये सारी हमारे भाई लोगों के इनकम टैक्स और सभी तरह के जो एक्साइज वगैरह जितने भी टैक्स है दिए जाने के कारण हमें मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है, हम देश की सेवा के लिए करें, तभी हमारी देश की आज़ादी है बरकरार रहेगी। और बड़ी सुंदर तरीके से हमारा इतिहास बहुत सुंदर तरीके से हुआ है, हमें उसको पढ़ना है और जीवन के अंदर ढालना है, क्योंकि कोई भी चीज जब तक जीवन के अंदर नहीं आती है तब तक उसका चीज का उपयोग नहीं होता है। कहा भी कहा है, नाणस्य सार मायारो, द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट। जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, जो भी हम चीज सीखते हैं, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। जीवन में जीवंत होने के बाद में वो व्यक्ति आइडियल बन जाता है, परिवार के लिए आइडियल होता है, समाज के लिए आइडियल होता है और देश के लिए आइडियल होता है, और उस व्यक्ति को हमेशा याद किया जाता है और वो व्यक्ति परामर्श के योग्य होता है। तो भाई और बहनों, खासकर आज हमारी युवा पीढ़ी जो 35 वर्ष के, वो 65% जो हमारे देश में युवा, करीब 80 करोड़ युवा है, युवाओं को मैं जो है जो कुछ भी मेरे पास अनुभव है इस एपिसोड के माध्यम से युवाओं के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि आप देश के निर्माता हो, आप देश का निर्माण करने वाले हो, और देश जो है आपके आधार, कोई आप में से नेहरू बनेगा, कोई इंदिरा बनेगा, कोई अटल बिहारी वाजपेयी बनेगा और कोई बाबू राजेंद्र प्रसाद बनेगा आप में से ही। तो आप इस सब चीज को देखिए, आप इस चीज को पढ़िए, और पढ़ करके हमारी देश की जो आजादी, देश की जो अखंडता, देश का हित और लोगों का उपकार, लोगों का भला किस बात में होता है उसके आधार पर अपना चलें। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो या आप जो अपनी आजीविका के रूप में काम कर रहे हो, तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जो कुछ भी मैं कार्य कर रहा हूं किसी को कष्ट देने वाला तो नहीं है, कोई अपराध में ले जाने वाला तो नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा को गिराने वाला तो नहीं है, और उससे जो है मुझे खुद को कोई घृणा तो नहीं हो जाएगी बाद में आगे चल करके। तो हमारा लक्ष्य जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। जहां पर सोच अच्छी होती है वहां पर जो है वो हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को चमका रहे हो, रोज देखते हो, लोगों को प्रोत्साहित करते हो और हमें फीडबैक देते हो, ताकि हम भी एपिसोड्स के अंदर नया नया इंप्रूवमेंट करते हैं। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। इसी तरीके से पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते रहिए और लोगों को जो है आप उसके साथ में सहयोग करते रहिए कि अन्य लोग भी देखें।